इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि अ बॉय ऑफ मास 50 kg इज स्टैंडिंग एट वन एंड ऑफ ए 9 मीटर लॉन्ग बोट ऑफ मास 100 kg। सो मैंने बॉय का मास को स्मॉल एम रखा है और लेटर से कि बोट का मास यहाँ पर कैपिटल एम है। लेट अस कॉल दिस एज बोट। ये बोट है हमारे पास, तो इसका मास हम लोग कैपिटल एम ले रहे हैं। नाउ द मैन वॉक्स टू द अदर एंड ऑफ द बोट एंड स्टॉप्स देयर। सो इनिशियल वेलोसिटी इस पर्सन का ज़ीरो है और फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो है। द बोट ऑल्सो मूव्स एंड फाइनली स्टॉप्स ड्यू टू वाटर रेजिस्टेंस। सो बोट का भी इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी दोनों ज़ीरो होगा। Now, if the force of water resistance is proportional to the velocity of the boat relative to water, then what is the magnitude of net displacement of the boat? So यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं स्मॉल एम और कैपिटल एम को एक सिस्टम की तरह देखूँ तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा बिटवीन पर्सन एंड द बोट वो एक इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो जब पर्सन का वेलोसिटी सपोज वी एम है राइट की तरफ एंड द बोट का वेलोसिटी वी कैपिटल एम लेफ्ट की तरफ अगर वेलोसिटी है बोट का, तो वाटर की वजह से जो रेजिस्टिव फोर्स होगा वो राइट की तरफ लग जाएगा, जिसका वैल्यू मैंने एज्यूम कर लिया है के सम कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो अगर मैं इसको एक सिस्टम ले लेता हूँ देन ओनली द ओनली एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज दिस फोर्स कैपिटल एफ। तो अब हमको पता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम को आप लिख सकते हो टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और बाय डेफिनेशन आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हो मास ऑफ पर्सन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन प्लस मास ऑफ द बोट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बोट। नाउ एक्सेलरेशन वाले टर्म को अगेन मैंने ब्रेक करके लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन कैन बी रिटन एज डी वी बाई डी टी। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ बोट को मैंने डी वी बाई डी टी लिखा है और आप डी टी से मल्टीप्लाई कर दो इस एक्सप्रेशन को दोनों तरफ, तो आप देख सकते हो कि जो एल एच एस में टर्म हमारे पास बन गया है, एल एच एस में इंटीग्रल ऑफ वी डी टी है, वी एम डी टी। कैपिटल एम इज द मास ऑफ द बोट, सो इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी डी टी इट रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट। दिस इज इक्वल टू मास ऑफ द बोट इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पर्सन ज़ीरो है और इनिशियल वेलोसिटी भी ज़ीरो है, पर्सन रेस्ट पे था और फाइनली भी रेस्ट पे आ गया। सिमिलरली प्लस मास ऑफ द बोट इज कैपिटल एम, फाइनली बोट रेस्ट पर आ गया और इनिशियली भी रेस्ट पे था। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट हमको मिलेगा बोट का वो ज़ीरो हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होना चाहिए। एक सिमिलर क्वेश्चन और देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो यहाँ पर आपको बोला है कि एक प्लैंक है, मास आपको दिया हुआ है 1.5 kg इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर दैट इज लुब्रिकेटेड विथ ऑयल। तो एक प्लैंक है और नीचे यहाँ पर एक ऑयल का लेयर है। सो टॉप ऑफ द प्लैंक इज इन लेवल विथ अ प्लेटफॉर्म। द फोर्स ऑफ विस्कस ड्रैग ऑन द प्लैंक ड्यू टू लेयर ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल व्हेन द प्लैंक स्लाइड्स इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन वेयर के इज अ कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपको 2 दे रखा है, एंड वी वेक्टर रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक। और नेक्स्ट आपको बोला है स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg लैंड्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑन द प्लैंक with a velocity 10 meter per second. So initial velocity of this block is given as 10 meter per second, and after sliding some distance on the plank the block stops on the plank. So initially एक relative slipping है यहाँ पे block और plank के बीच में, कुछ टाइम के बाद relative slipping यहाँ पर बंद हो जाएगा between the block and the plank, और सिस्टम एक कंबाइंड सिस्टम की तरह ये मूव करने लगेगा, एक सिंगल यूनिट की तरह मूव करने लगेगा, और फाइनली ये सिस्टम डेफिनेटली रेस्ट पे आएगा क्योंकि यहाँ पर ऑयल की वजह से एक रेस्टिव फोर्स लगेगा प्लैंक पे, जिसकी वजह से टोटल सिस्टम फाइनली रेस्ट पे आना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट है कि हाउ फार डज द प्लैंक स्लाइड ऑन द फ्लोर। तो इसको नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करते हैं। तो आप देखो कि किसी इंस्टेंट पर अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि सपोज इस प्लैंक का वेलोसिटी v2 है और बोट का वेलोसिटी v1 है, तो इस ब्लॉक का वेलोसिटी v1 है, तो ऑयल से जो रेजिस्टिव फोर्स इस प्लैंक पे लग रहा होगा दैट विल बी k टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक विच इज़ v2। सो वेलोसिटी v2 के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा ये। सो अगेन मैं ये सिस्टम को ब्लॉक को और प्लैंक को एक सिस्टम की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इन दोनों के बीच में वो एक इंटरनल फोर्स हो जाएगा। सो द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज ओनली दिस k v2। सो इन वेक्टर फॉर्म यू कैन राइट दिस एज माइनस k v2 equal to mass into acceleration of the block plus mass of the plank into acceleration of the plank। लास्ट क्वेश्चन जैसे ही इसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, एक्सेलरेशंस को मैंने dv बाई dt लिख के अगेन dt से मल्टीप्लाई कर दिया है।
सो आप देख सकते हो कि ये लेफ्ट में टर्म क्या हो गया, माइनस ऑफ के टाइम्स ऑफ इंटीग्रल वी टू डी टी, दिस विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक, दिस इज इक्वल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगा, पूरा सिस्टम फाइनली डेफिनेटली रुकेगा, और इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखा है यहाँ पे, ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी से इस प्लैंक पे लैंड करता है, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। सो इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक का 10 है, प्लस मास ऑफ द प्लैंक मल्टीप्लाइड बाई फाइनल वेलोसिटी प्लैंक का 0 और इनिशियल भी 0 है, इनिशियली रेस्ट पे था प्लैंक। के का वैल्यू आपको क्वेश्चन में 2 दे रखा है, आप देख सकते हो माइनस साइन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, के का वैल्यू 2 है, into displacement of the plank equal to mass of the block which is given as half multiplied by 10। so हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा प्लैंक का, उसका मैग्नीट्यूड है 5/2 और 2.5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लैंक। फ्रिक्शनल फोर्स पूछ रहा है। सो आप देखो इस पूरे सिचुएशन को अगेन हम दो पार्ट में यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारे पास जब रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लैंक। तो जब रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा होगा उस टाइम पर डेफिनेटली फ्रिक्शन काइनेटिक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में म्यू एम जी लिख सकता हूँ, वेयर स्मॉल एम इज़ द मास ऑफ द ब्लॉक। तो इन ये इस जब रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है तो फ्रिक्शन कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हो कि इन चारों ग्राफ में यहाँ पर इनिशियली एक कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स आपको दे रखा है। So this region represents the situation when there is relative slipping between the block and the plank। नेक्स्ट में एक सिचुएशन यहाँ पे सेकंड में आप देख सकते हो कि जस्ट रिलेटिव स्लिपिंग जब बंद हुआ उस टाइम का डायग्राम मैंने बनाया। ठीक है, तो जैसे ही रिलेटिव स्लिपिंग बंद हुआ उस टाइम पर वेलोसिटी है मान लेते हैं इस प्लैंक का और ब्लॉक का v। सो जस्ट बिफोर ये इस सिचुएशन से जस्ट पहले जब रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा था तब इस प्लैंक का वेलोसिटी था vm। ठीक है, और जैसे ही रिलेटिव स्लिपिंग बंद हुआ वेलोसिटी हो गया v। क्योंकि मेरे को इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो ये जो पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, इस पॉइंट को जज करना है। यही वाला पॉइंट यहाँ पे वेरी कर रहा है डिफरेंट ऑप्शंस में। तो इस पॉइंट को जज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दो सिचुएशन ले रहा हूँ। एक ले रहा हूँ कि जस्ट स्लिपिंग स्टॉप होने से पहले वेलोसिटी प्लैंक का मान लो vm था, और जैसे ही स्लिपिंग बंद हुआ वेलोसिटी v हो गया। तो ब्लॉक का वेलोसिटी प्लैंक का वेलोसिटी दोनों v हो चुका है जैसे ही स्लिपिंग बंद हुआ। तो आप बोल सकते हो v ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगेन आप इस सिस्टम को अगर देखोगे तो इस सिस्टम पे फ्रिक्शन एक इंटरनल फोर्स हो जाएगा और वो स्टैटिक इन नेचर है अब यहाँ पे, क्योंकि रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा है। तो सिर्फ एक एक्सटर्नल फोर्स है k इंटू वी। सो इन दोनों ब्लॉक्स अब रिलेटिव स्लिपिंग बंद हो गया तो दोनों का एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, इस केस में आप बोल सकते हो दोनों का रिटार्डेशन भी सेम होगा, विच विल बी a, एंड दिस a ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या लिख सकते हैं हम, दैट इज टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो द एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज k इंटू वी इक्वल टू टोटल मास इज स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन a। अब अगर सिर्फ इस स्मॉल ब्लॉक के बारे में मैं देखूं तो इस ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है और इसका रिटार्डेशन a के इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर दिस ब्लॉक, और एक्सेलरेशन मैं इस इक्वेशन से बोरो कर ले रहा हूँ यहाँ पे। सो दिस इज स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू के वी। सो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो टर्म है स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, दिस टर्म इज लेस देन 1। सो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आ रहा है ये के वी से कम होगा। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हो। आप देखो कि जब ये प्लैंक इनिशियली तो ये प्लैंक रेस्ट पे था, ठीक है, ये प्लैंक का वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होकर v तक पहुंचा और उसके बाद फिर कम होना स्टार्ट होगा स्पीड और फाइनली सिस्टम रुक जाएगा। तो अगर ये प्लैंक का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, जब रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा था उस टाइम पर प्लैंक का वेलोसिटी अगर इंक्रीज होना है तो उसके लिए काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू इस फोर्स जो ऑयल की वजह से रेजिस्टिव फोर्स आ रहा है उससे ज़्यादा होना चाहिए। सो काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज़ म्यू एम जी, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन के इंटू वी एम। ठीक है, अब आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। स्लिपिंग जैसे ही स्लिपिंग स्टॉप हुआ वेलोसिटी हो गया v, स्लिपिंग जस्ट स्टॉप होने से पहले वेलोसिटी था वी एम।
ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास जब स्लिपिंग बंद हो गया, जैसे ही स्लिपिंग बंद हुआ तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एम जी से कम आएगा। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन के वी से कम है तो काइनेटिक फ्रिक्शन से भी कम होगा। तो ये ऑप्शन डी में सेटिस्फाई हो रहा है। आप देख सकते हो एक डिप है यहाँ पे, तो इस पोजीशन पे स्लिपिंग बंद होने से पहले स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन था, स्लिपिंग बंद होने के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू के वी से कम है, वेयर काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू के वी एम से ज़्यादा है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होना चाहिए। तो एक सिमिलर प्रॉब्लम आप लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हो खुद से, और अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो मेरे को।